नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी की आंसर की लेके आई हूँ, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की आंसर की। तो चलो प्रश्नों का मिलान करते हैं और आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए थे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से सीटेट की क्लासें मिलती रहेंगी। और सीटेट की क्लासों के साथ साथ मैंने हिंदी की क्लासें भी शुरू कर दी हैं। डेली शाम को आपको हिंदी की क्लासें दी जा रही हैं। और ये हिंदी की क्लास आपकी, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, और सभी में मतलब आपकी हेल्प करेगी। हमने ग्रामर से शुरू किया है, ग्रामर से शुरू करके हम और सारी क्लासें आपको दी जाएंगी। तो हिंदी की क्लासें भी आपकी शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ आपको सीटेट की क्लासें तो चैनल पर मिलती ही रहती हैं और मिलती रहेंगी आपकी तैयारी में। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो अब बात हो रही है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा की, ठीक है। यानी बच्चा जब अंदर से अभिप्रेरित कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला आंसर है आपका ऑप्शन है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो बिल्कुल आपका सही है। यानी जब तक हमें अपने स्वयं के लिए व्यक्तिगत यानी स्वयं का जब पढ़ने में हमें आनंद नहीं आएगा तो हम अभिप्रेरित कैसे होंगे। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा के लिए ही सिर्फ पढ़ेंगे तो ये अभिप्रेरणा नहीं है। या फिर दंड के भय के कारण, ठीक है, या यानी हमें लगता है कि टीचर हमें पिटाई करेगा तो इसलिए बच्चा अभिप्रेरित हो, तो इस तरीके से भी अभिप्रेरित नहीं हो सकता है। और पुस्तकों से भी अभिप्रेरणा नहीं आती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। और मैंने आपसे हमेशा कहा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से आपके सीटेट में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसमें है आपका कि बच्चे यानी परिणाम के आधार पर बच्चा ये समझने लगता है कि यानी ये जो नियम और कानून बनाते हैं ये नम्य है, यानी इनमें बदलाव हो सकता है, ये बदले जा सकते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है, ठीक है। तो ये सही है, इसमें अवस्था नहीं पूछी है। और इसका कारण भी सही है कि ये जो नैतिक विकास है ये क्रम की यानी चरणों में होता है। तो दोनों ही आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए, यानी जो वंचित वर्ग से विद्यार्थी हमारे आते हैं तो उनके समावेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित या प्रोत्साहित आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा आपको नहीं देना है। सामाजिक संबंधता के आधार पर भी बच्चों को, यानी आप अलगाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में आप बच्चों का अलगाव नहीं कर सकते हो। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। यानी एक समूह आप ऐसा बनाएं कि उसमें यानी एक ही कैटेगरी के कई समूह आप बना दें अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है, आपको विविधता पर हमेशा ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो आपके ये दोनों सही है कारण कथन। जैसे शिक्षार्थी पहले से जानते हैं और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल राइट है कि बच्चे हैं तो वो स्वयं से पहले से वो उनमें जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये जो जानकारी है ये इसको सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
नंबर 4 ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है क्योंकि ये बच्चों द्वारा पेपर भेजे गए हैं और उसकी पीडीएफ से मैं आपको ये आंसर की दे रही हूँ, तो थोड़ा अपनी वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ा करके वीडियो को देखें और वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें क्योंकि मैं पूर्ण व्याख्या के साथ आपको इन प्रश्नों को हल करा रही हूँ। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? अब इसमें आपका तर्क भी है, चिंतन भी है और समस्या समाधान भी है। तो किस पहलू में? ये गतिक है, सामाजिक है या नैतिक है? तो इसमें आपका है संज्ञानात्मक विकास, यानी विकास की तीनों अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और संवेगात्मक। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो गया संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? और इन्होंने यानी बुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। तो इसमें आपका है जैसे तार्किक या गणितीय बुद्धि किसमें होगी? तो क्या इसका संबंध नृत्य या कीड़ा से संबंधित होगा? नहीं होगा, ये गणित से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो गया। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ये आपका सही है क्योंकि जब भी हम संगीत जो लोग सीखते हैं या जो संगीतकार होते हैं तो वो उसका प्रदर्शन करते हैं और रचना करते हैं और अपने कौशल को मतलब दिखाते हैं। स्थानिक में तो ये स्थानीय कौशल होता है, यानी एक स्थान विशेष का कौशल होता है। अंतर्वैयक्तिक, ये दूसरों को समझने के साथ नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? अब कक्षाएं आपकी प्राथमिक है यानी 1 से 5 तक की, और इसमें आपको बच्चे का भाषा का विकास करना है। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये भी आपका गलत हो गया। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों से, अब इतने छोटे बच्चों को आप संकेतों से नहीं शुरू कर सकते हो, आपको मूर्त चीज़ों से ही बच्चे सीख पाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? यानी बच्चे जब मूर्त सोचने लगते हैं तो उनकी जो पूर्व संक्रियात्मक सोच होती है उससे अलग कर देती है। तो इसमें इंद्रियों का समन्वय नहीं है, वस्तु स्थायित्व भी नहीं होगा, परिकल्पित तार्किकता भी नहीं होगी। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 1 विकेंद्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? आपको नहीं देखना है। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, ये भी आपका राइट है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ये भी आपका सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं, आपका राइट आंसर नंबर 3 होगा और ये भी आपका 4 भी सही है क्योंकि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना हो, ठीक है, यानी जिनका बहिष्कार न किया जाए। तो राइट आंसर आपका नंबर 4 हो जाएगा, ये तीनों आपके सही हैं। अभिप्रेरणा से आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, ठीक है। तो सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण।
तो अब आप किसी एक चीज़ के लिए बाहरी आरोपण या दूसरे के लिए आंतरिक आरोपण नहीं लगा सकते हो, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी सफलता और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए। अगर हम असफल हुए हैं तब भी हमें अंदर से अप्रेरित होना चाहिए कि ये हमारी ही गलती है, और जब हम सफल होते हैं तब भी आंतरिक ही अभिप्रेरित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ये अधिगम के बारे में आपका पूछा है। तो अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है, ये आपका गलत है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये भी आपका गलत है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। यानी अधिगम वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका गलत हो गया। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है, तो ये आपका वैसे तो राइट है, लेकिन ये नहीं पूछा है तो ये भी गलत है। और यानी ये एक उत्पाद नहीं होता है। ठीक है, अधिगम उत्पाद का अर्थ होता है वस्तु, यानी अधिगम कोई वस्तु नहीं है। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो यानी वो अपने दोस्त से लड़का और लड़की के भेद को बताता है, और जहाँ भी ऐसी बातें की जाती हैं तो ये क्या होता है आपका नंबर 3, जेंडर रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, समीप दूरा विमुख, यानी समीप के जो अंगों का विकास होता है वो पहले होता है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? और ये आपका होता है डिसलेक्सिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी ध्वनि से संबंधित। शारीरिक नहीं है डिसलेक्सिया, स्थानिक भी नहीं है, रचनात्मक भी नहीं है, ध्वनि से संबंधित होता है, यानी बच्चा इसमें पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। अब इसमें आपका नहीं पूछा है। छात्रों और शिक्षकों की अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, कक्षा के दौरान ही मूल्यांकन देते हैं, ये राइट आंसर होता है। लेकिन इसमें आपका नहीं पूछा है तो ये गलत हो गया। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। छात्रों की तुलना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये सही है आपका। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ये भी आपका राइट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। निम्न में से किस प्रकार के एक प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा छात्र की व्यक्तिगत राय, यानी आप जब छात्र की व्यक्तिगत राय किसी भी चीज पर लोगे, ठीक है, तो वहाँ उसकी मूल्यांकन है तो उसकी योग्यता का आकलन सबसे अच्छा हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो यानी बच्चे सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, ये कौन सा चरण है? तो पहला स्तर है के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में और पहले स्तर के पहले चरण में।
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, पहले स्तर के दूसरे चरण में। यानी इस स्तर में बच्चा सिर्फ अपना ही लाभ देखते हैं, यानी सारा जो भी वस्तु उसकी होती है, खिलौने किसी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। मुझे ही मिल जाए, घर में कोई भी वस्तु आती है ये सारी मुझे ही मिल जाए, यानी वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। बाध्यता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। क्रियात्मक, शारीरिक, जैविक या कार्यात्मक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, कार्यात्मक या जैविक। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, जैविक। आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, बायोलॉजिकल, इसमें ये हो जाएगा। और अक्षमता आपकी फंक्शनल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? अब आपका संज्ञान और भावना के बीच को उपयुक्त यानी इन चारों में से देखना है। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, तो ये स्वतंत्र भी नहीं है और इनमें दोनों में ये एक दूसरे के विपरीत दिखा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी ये एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? यानी ये जो आपके 4 कारक हैं, इनमें से समस्या समाधान आपका किससे होगा? कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया सेट, निष्क्रिय अनुसरण या अपसारी चिंतन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, क्योंकि आप किसी समस्या के समाधान के लिए कई तरीके से, ठीक है, बहुत सारे तरीके अपनाएंगे या बहुत तरीकों से सोचते हैं, तो फिर हमारा समाधान अवश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? आपकी प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान निष्क्रिय, तो निष्क्रिय जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये राइट आंसर नहीं है आपका। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौम होनी चाहिए। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही आपका राइट आंसर है। व्याख्यान देने से बच्चे नहीं सीखेंगे। प्रत्याहार या दोहराव शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से भी नहीं सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसमें आपको उपयोगी प्रतिपुष्टि देखनी है। ये व्यापक और सामान्य होती है, ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, ये केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ये सामयिक और विशिष्ट होती है। लेव वाइगोत्स्की प्रभावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वनियमन की बात होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, निजी वॉक। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश एक सही समाधान पर स्थिर है। नहीं, अपसारी में आप यानी बहुत सारे उत्तरों के मिलते हैं, आप कई तरीकों से सोचते हैं, और अभिसारी में मतलब एक ही समाधान होता है, हमारे प्रश्न का बंधा बनाया उत्तर होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी, लेकिन अभिसारी एक सही समाधान पर
स्थिर है। अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, पूर्व चलन अवस्था। समीपस्थ विकास कहता है कि शैशवावस्था में। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। और ये